नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के उस बयान को ज्यादा वक्त नहीं बीता है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर अब भी कुछ हिस्सों में बना हुआ है। इसलिए सरकार ने आधिकारिक रूप से दूसरी लहर के बीतने का ऐलान कभी नहीं किया और अब संक्रमण की तीसरी लहर की आहट हो रही है। अलग अलग राज्य अपनी ओर से अग्रिम तैयारियों का ऐलान कर रहे हैं। तो बड़ी खबर में आज हम समझेंगे कि क्या कोई ऐसा इंतजाम हो रहा है जो हमें अप्रैल मई जैसी विभीषिका से बचा सके। लेकिन पहले आप देखिए ये वीडियो जो बिहार से हमारे साथी विकास ने भेजा है। हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, बिहार बाढ़ की गिरफ्त में आ रहा है। इस बार की कहानी भी वही है जो पहले के सालों में थी। नेता आसमान में दौरे कर रहे हैं, लोगों की जमीन बाढ़ के पानी में डूब रही है। देखिए, सुनिए और गुनिए इस वीडियो को। केले की जुगाड़नुमा नाव पर बैठे नजर आ रहे बुजुर्ग की तबीयत खराब है। गर्दन तक पानी में डूबे लोग उन्हें केले के तने से बने नाव के जरिए इलाज के लिए ले जा रहे हैं। वीडियो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बिहार के सीतामढ़ी जिले का है। दशकों से हर साल बारिश के समय सीतामढ़ी रीगाढाप टोला की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। न कोई सुनने वाला है और न ही कोई समस्या को हल करने वाला। दिन के इस वीडियो के बाद अब चलते हैं हम सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले 43,393, ठीक हुए मरीज 44,459, मौतें 911। इन सबको मिलाकर देश में कुल आंकड़े 3,07,52,950, ठीक हुए मरीज 2,98,88,284 और मौतें 4,05,939। दूसरी सुर्खी सरकार के बनाए नियमों से असहजता ने बनाई जो केरल से आई। केरल हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया कि आईटी रूल्स 2021 न मानने को लेकर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। एनबीए ने अपनी याचिका में कहा है कि नए आईटी नियम सरकार को ऐसी शक्तियां देते हैं जिनसे वो मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अकारण रोक लगा सकती है। एनबीए के इन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 के खिलाफ बताया गया था। तीसरी सुर्खी पूरब में हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से आई है। 8 जुलाई की शाम तकरीबन 5 बजे नारायणगंज में एक जूस फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में अब तक 52 लोगों की मौत की खबर है और 50 घायल हैं। कहा जा रहा है कि आग इमारत की ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर तेजी से ऊपर की मंजिलों में रखी प्लास्टिक की बोतलों में फैल गई। कई लोग अपनी जान बचाने को फैक्ट्री की ऊपरी मंजिलों से कूद गए। इस हादसे की चपेट में आए कामगारों के परिजनों और हादसे के वक्त फैक्ट्री पहुंचे बचाव दल दोनों का कहना है कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में आने जाने के इकलौते गेट पर ताला लगा हुआ था। बांग्लादेश में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं जहां फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में मजदूरों से काम करवाया जाता है, लेकिन सुरक्षा उपायों के नाम पर कोई इंतजाम नहीं होता। ऐसे हादसे बांग्लादेश में पहले भी हो चुके हैं। जब फैक्ट्री में आग लगी तब उनका गेट लॉक था। चौथी सुर्खी व्हाट्सएप से है। व्हाट्सएप ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जब तक डेटा प्रोडक्शन बिल नहीं आ जाता है तब तक नई प्राइवेसी पॉलिसी न मानने वाले यूजर्स पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। व्हाट्सएप ने फरवरी 2021 में नई पॉलिसी लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने इसे मई तक के लिए टाल दिया था। अब व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए न तो वो यूजर पर दबाव बनाएगा और न ही पॉलिसी स्वीकार न करने वाले यूजर के लिए किसी फीचर को बंद करेगा। व्हाट्सएप की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा, हम इसे तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता। हम डेटा संरक्षण विधेयक का इंतजार करेंगे। हम इसे लोगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ने कोर्ट को बताया कि उसने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है। हालांकि ऐप पर अपडेट का विकल्प आता रहेगा। पांचवी सुर्खी भी दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दाखिल चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में चिराग पासवान ने कहा था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने की वजह से पशुपति पारस को पार्टी से निकाला जा चुका है। चिराग की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते क्योंकि लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को देख रहे हैं। आखिरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। बीते दिन राज्य के अलग अलग जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन
के दौरान जमकर हिंसा हुई, पथराव, मारपीट और फायरिंग की खबरें आई। सोशल मीडिया पर वीडियो भी खूब वायरल हुए। एक वीडियो लखीमपुर खीरी जिले का वायरल हुआ। इसमें कुछ लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी करते और कपड़े खींचते नजर आ रहे थे। सपा प्रत्याशी ने घटना के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिले के एसपी विजय ढुल ने नामांकन के दौरान मौजूद सीओ, एसओ समेत 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक है। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी बहन की गलती सिर्फ यही थी कि वो समर्थक थी। मुख्यमंत्री जी बताएं कि आखिर गुंडों को खुली छूट किसने दी है। मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। उस बहन के साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमानित होना पड़ा है, समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से के साथ उसके साथ खड़े है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप ही नहीं और ये सच्चाई है कि उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो बहन के पर्स से चोरी हुई है, उसका सामान जो छीन गया है या जो मोबाइल छीन गया है, वो सब सामान वापस हो। यही समाजवादी पार्टी की मांग है। इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, सुनिए। पूरी तरीके से सरकार ने व्यवस्था करी है कि किसी प्रकार की हिंसा कोई ना करने पावे। कहाँ हिंसा हुई? अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक दो जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है, वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। बसपा प्रमुख मायावती ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा पर सपा और भाजपा दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि भाजपा द्वारा पंचायत चुनाव में सत्ता व धनबल का घोर दुरुपयोग व हिंसा आदि जो हो रही है वो सपा शासन की ऐसी अनेकों यादें ताजा करता है। इसलिए बीएसपी ने इन चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला किया। तो कुल मिलाकर यूपी में खुलेआम हिंसा हो रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप वाला खेल खेल रही हैं। सुर्खियों के बाद अब हम चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। बात शुरू करते हैं इस वीडियो से। पहले आप वीडियो देखिए, फिर आगे की बात। ओडिशा के गंजम जिले का वीडियो है। एक टीकाकरण केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी थी। टीके लगवाने के लिए दूर दूर से आकर लोग कई घंटों से लाइन में लगे थे, लेकिन टीके नहीं मिले तो लोगों ने हंगामा कर दिया। मेडिकल ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि उनके पास टीके ही पर्याप्त नहीं थे तो लोग हिंसक हो गए। ऐसे वीडियो देश के हर हिस्से में वैक्सीन की किल्लत की सच्चाई है। 21 जून को सरकार ने वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव किया तो टीकाकरण के नए रिकॉर्ड बने। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स में मुफ्त टीकाकरण का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया गया। टीकों की किल्लत वाले परसेप्शन को बदलने की कोशिश हुई, लेकिन ज्यादा टीके लगाने वाला ये सारा कार्यक्रम हफ्ते भर ही चला। अब फिर से पहले जितने ही टीके लग रहे हैं। टीकों का रोजाना वाला आंकड़ा लगभग 40 लाख ही रहता है। गुरुवार को देश में 40,23,000 टीके लगाए गए। जुलाई महीने में औसतन 41,61,000 टीके हर दिन लगे हैं। जून महीने में 39,89,000 टीके औसतन हर दिन लगे थे। यानी पिछले महीने से अभी तक टीकों में कोई भारी बढ़ोतरी नहीं हुई है। रफ्तार अब भी उतनी ही मंद चल रही है। अब तक देश में करीब 37 करोड़ डोज ही लग पाए हैं। इनमें से दोनों डोज सिर्फ 7 करोड़ लोगों को ही लगे हैं। तो टीकाकरण की गति तो ज्यादा नहीं बढ़ पाई है, लेकिन अब कोरोना के मामले कई राज्यों में चिंता बढ़ाने लगे हैं। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के कई राज्यों में रोजाना वाले कोरोना के मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में 6 जुलाई को 6,740 मामले आए थे। 7 जुलाई को 8,418 मामले और 8 जुलाई को 9,558 नए मामले आए। यानी नए मामलों का ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा है। इसी तरह केरल में 6 जुलाई को 8,000 नए मामले, 7 जुलाई को 14,000 और 8 जुलाई को बढ़कर 15,600 और आज 13,772 नए मामले आए हैं। आपको याद होगा पिछले साल कोरोना के शुरुआती मरीज केरल में ही आना शुरू हुए थे। कोरोना की दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र के बाद केरल में ही ज्यादा मामले आ रहे थे। अब वैसा ही ट्रेंड केरल में फिर दिखने लगा है। जब पूरे देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं तो केरल में ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा है। पिछले एक महीने में देश भर में रोजाना वाले कोरोना मामले लगभग आधे हो गए हैं। एक महीने पहले 80,000 केस रोजाना आ रहे थे, अब घटकर लगभग 43,000 हो गए हैं। लेकिन ये ट्रेंड केरल में नहीं दिखता।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में केरल के कोरोना वाले आंकड़ों का विश्लेषण मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में जनवरी में कोरोना के जितने नए मामले आ रहे थे वो देश के 60 मामलों के बराबर था। जनवरी में देश उस मोड में आ गया था कि अब कोरोना चला गया है। रोजाना वाले आंकड़े भी लगातार घट रहे थे, लेकिन जनवरी में जब देश में केस घट रहे थे तो केरल में ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा था। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और पूरे देश में अप्रैल और मई में रोजाना वाले आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, तब केरल का हिस्सा रोजाना वाले आंकड़ों में 10% था और जैसा दूसरी लहर के पहले हुआ था अब फिर वैसा ही होने लगा है। देश में कोरोना के केस घट रहे हैं लेकिन केरल में बढ़ रहे हैं। अभी देश में जितने कोरोना के मरीज रोज आ रहे हैं उसमें केरल की हिस्सेदारी करीब 32% की है। इसलिए चिंता जताई जा रही है कि क्या केरल से तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर क्या कहा गया, सुनिए। कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और मणिपुर में 2 से अधिक जिले ऐसे हैं जो कि देश के अधिकतम केसों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने लाना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो आज पाते हैं कि देश में 53% केसेस, अगर हम देखें यानी कि आधे से अधिक केसेस प्राइमरली 2 स्टेट से आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र एक है, दूसरी केरला है। तो अगर आप देखें कि पिछले एक हफ्ते के कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में देश में जितने केसेस रिपोर्ट हुए उसके 21% केसेस महाराष्ट्र से आए हैं और 32% केसेस केरला से रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ एक और कॉज ऑफ कंसर्न जो हम लोगों को सबमिट करना चाहेंगे, अगर आप देखें कि जहाँ एक स्थाई पर 3 जुलाई को महाराष्ट्र में 8,700 के करीब केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 6,700 तक पहुँचा, लेकिन उसके बाद से पिछले 3 दिनों से भी उसमें एक वृद्धि नोट की जा रही है। साथ ही अगर हम केरला में देखें तो जहां हम 2 जुलाई के समय पर 12,800 के करीब केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट करते हुए देखते थे, वह घटते घटते 8,000 केसेस तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर करीब 14,000 और 15,000 केस प्रतिदिन के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे एफर्ट्स हैं कि स्टेट के साथ मिलकर इंटेंसिव कंटेनमेंट के थ्रू यहाँ पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल किया जाए। बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में पहुँचे हैं कि केसेस डिक्लाइन पे हैं। थोड़े ही ज़िलों में सिचुएशन ख़राब है, यह हम मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमसे छिन सकता है क्योंकि अभी भी हमने पूरी तरह से वायरस के ऊपर काबू नहीं पाया है। और वो मौका अगर हम देंगे जिससे वायरस फैलता है, वायरस को मौका मिलता है, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन लॉन्च होती हैं, That is something which we cannot afford, we cannot afford. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहाड़ों में लोगों की भीड़ वाले वीडियो भी दिखाए गए। लव अग्रवाल ने कहा कि अगर ऐसे ही लापरवाही हुई तो हालात और खराब हो जाएंगे, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोग की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य है, जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। यहाँ यह जरूरी है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के समय पर जब भी बात करते हैं 3 विषयों पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते हैं। यूज़ ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी और साथ में हमने हमेशा कहा है कि हम हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का पालन करें। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझें कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की ज़रूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक
यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और ज़रूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। राज्यों में बढ़ते कोरोना केसेस को केंद्र सरकार दूसरी लहर का हिस्सा ही मान रही है, यानी अभी तीसरी लहर की बात नहीं आई है और तीसरी लहर ना आए इसे लेकर केंद्र की सरकार एक्शन के मोड में है। केंद्र सरकार ने केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में अपनी कमेटी भेजी है ताकि हालत ज्यादा बिगड़ने से पहले काबू की जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑक्सीजन को लेकर एक बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और सप्लाई का रिव्यू किया। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ। इसके मुताबिक देश में 1500 से ज्यादा PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। पीएम ने निर्देश दिए हैं कि इन प्लांट्स को जल्द शुरू किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट्स के प्रबंधन के लिए अस्पताल स्टाफ को ट्रेनिंग देने के भी निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की यह सक्रियता दिखाती है कि सरकार इमेज मेकओवर में लगी है। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठे थे। सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। उस परसेप्शन को सरकार बदलने के लिए तीसरी लहर के लिए इंतजाम पुख्ता करना चाहती है। एक तरफ हमारे सामने तीसरी लहर की चुनौती है तो कोरोना वायरस भी रूप बदलकर नई चुनौतियां पेश कर रहा है। अब लैम्डा नाम के नए वेरिएंट की चर्चा है। दुनिया के महामारी विशेषज्ञों के लिए लैम्डा वेरिएंट अब नई उलझन है। दुनिया के 25 देशों में इस वेरिएंट के मामले आए हैं। इस वेरिएंट को C37 भी कहा जाता है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, यानी अभी ये वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का मामला है। अभी करीब 25 देशों में इस वेरिएंट के मामले आए हैं। पहला मामला लैटिन अमेरिकी देश पेरू में आया था। भारत में इस वेरिएंट को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, सुनिए। As I said, it is a variant of interest. That means its total significance is still being explored. And as far as we know, this has not entered our country. We have not detected this variant in our country. So this is the 7th variant of interest which has been identified by WHO on June 14th. और अब तक 25 देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को पाया गया है। देश में अभी तक कोई भी केस इसका नहीं पाया गया। इंसाकॉग इसको मॉनिटर करता है, जैसे आप लोगों की नॉलेज में है, और वी आर वॉचफुल ऑन दिस इशू। प्राइमरली यह वेरिएंट जो पाया गया है पेरू में पाया गया है, जहाँ पर कि 80% के करीब इन्फेक्शन पेरू में इस पर्टिकुलर वेरिएंट से नोट किए गए हैं, या अदरवाइज ये पाया गया है जैसे कि साउथ अमेरिका की बाकी देश हैं जो कि इक्वाडोर और अर्जेंटीना में कुछ केसेस इससे संबंधित यूके और यूरोपियन कंट्रीज में भी पाए गए हैं। और इंसाकॉग की तरफ से एवरीथिंग गेट्स मॉनिटर्ड और जो भी कोई इसका पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट होगा, जैसे सर ने कहा है, उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। भारत में अभी इस वेरिएंट का एक भी मामला नहीं आया है, लेकिन लैटिन अमेरिकी देशों में इसका संक्रमण बढ़ रहा है और विदेश यात्राओं के जरिए भारत समेत पूरी दुनिया में ये वेरिएंट फैलने का खतरा है। लैम्डा के अलावा डेल्टा वेरिएंट के मामले भी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बढ़ रहे हैं। यूके और रूस में कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद अब फिर से बढ़ रहा है। ये ट्रेंड देखते हुए माना जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ सकता है, एक बार फिर लॉकडाउन वाली स्थिति आ सकती है। उम्मीद है इस बार हमारी सरकार नई लहर के लिए बेहतर तैयारी करेगी। वैसा हाल नहीं होगा जैसा हमने अप्रैल और मई के महीने में देखा। पुरानी गलतियों से सबक लेकर सरकार ऑक्सीजन और बेड्स की बेहतर व्यवस्था करेगी और सबसे जरूरी है टीकाकरण को रफ्तार देना। आज के शो में आपके लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपके लिए 2 सूचनाएं। लोग कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इस बात को हम भारतीयों से बेहतर कौन समझ सकता है। हमारा तो हर दिन ही उम्मीद में बीतता है और इन उम्मीदों को बढ़ावा मिलता है हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक्स से। लगभग हर दिन क्रिकेट को चीयर करने वाला हमारा भारतीय दिल ओलंपिक के वक्त पूरी तरह से स्पोर्टी हो जाता है। और ऐसे ही स्पोर्टी लोगों के लिए दी लल्लन टॉप ने शुरू की है अपनी नई सीरीज उम्मीद। इस सीरीज में हम हर शाम 4 बजे बात करेंगे उन टॉप भारतीय एथलीट्स की जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में मेडल के सबसे बड़े दावेदार होंगे। सीरीज की शुरुआत इसी वीकेंड से हो रही है। इस शनिवार 10 जुलाई की शाम 4 बजे देखिए नीरज चोपड़ा की कहानी।
और अब दूसरी सूचना, दी लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री टीम एक बार फिर हाजिर है अपनी खास पेशकश के साथ। इस बार रजत सेन और रूहानी ने सफर किया गुजरात का। नर्मदा जिले में सरदार सरोवर डैम को देखने के लिए पहले ही लोगों का जमावड़ा लगा रहता था और फिर 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता स्टैचू ऑफ यूनिटी तैयार हुआ। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर ही लल्लन टॉप की ये डॉक्यूमेंट्री है। आप इस डॉक्यूमेंट्री को रविवार 11 जुलाई को शाम 6 बजे लल्लन टॉप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल आप इसका प्रोमो देखिए। 182 मीटर हाइट स्टैच्यू की पूरे विश्व में सबसे लंबा स्टैच्यू कहलाया जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप समझ गए होंगे कि लल्लन टॉप इस वक्त मौजूद है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया, विविधता में एकता, यानी सबको कैसे जोड़ा, यही भारत की विशेषता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ये स्टैच्यू आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो हमारी ये पेशकश जरूर देखिए। अब सोमवार तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। आप अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।